तो हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट हाइड्रोजनेशन से हो गया, दूसरा आपका ठीक है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। अच्छा, एल्किल हैलाइड में पहला पॉइंट क्या हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा आपका वुड्स रिएक्शन, तीसरा ग्रिग्नार्ड। चौथे रिएक्शन की बात करते हैं जल्दी से, कोरेहाउस सिंथेसिस। कोरेहाउस सिंथेसिस कोरेहाउस सिंथेसिस ये टेढ़ा दिख रहा है ना, ठीक है। कोरेहाउस सिंथेसिस, ठीक है। कोरेहाउस सिंथेसिस क्या है आपका R2CuLi। अच्छा पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। पहले देखिए आपका RX का रिएक्शन आपने कराया लिथियम के साथ, मैकेनिज्म में भी देखा जाएगा। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ RLi का रिएक्शन आप कराते हैं कॉपर आयोडाइड से Cui, तो आपको बनता है R2CuLi, ठीक है। R2CuLi, पहले इतना रिएक्शन लिख लीजिए। R2CuLi ये आपका डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट, बातचीत नहीं करिए। डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट या इसी को गिलमैन्स रिएजेंट। ठीक है, RX का लिथियम के साथ रिएक्शन कराना, RLi का फॉर्मेशन, फिर कॉपर आयोडाइड के साथ R2CuLi का फॉर्मेशन, डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट या गिलमैन्स रिएजेंट। अच्छा, इसमें बेसिकली RLi भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और R2CuLi भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कैसे ये बना है उसको हम देखेंगे, ठीक है। उससे पहले जो R2CuLi, अगर उसका स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखें R2CuLi, तो यहाँ भी अगेन बात क्या है कि भाई इसमें बॉन्ड किसके किसके बीच है, कार्बन और कॉपर के बीच है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस किसके फेवर में होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कॉपर होगा। तो यहाँ डेल्टा माइनस, यानी यहाँ से भी हमको क्या मिलेगा R माइनस, इट इज सोर्स ऑफ R माइनस। अब इसका रिएक्शन आप करा दीजिए किसी R' से, ठीक है, एल्किल हैलाइड से। तो ये आपका क्या करेगा, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कराएगा, किस मैकेनिज्म से, SN2 मैकेनिज्म से। और आपका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इसको R' अगर मान लिया तो आपका फॉर्मेशन हो जाएगा R का, ठीक है। ये आपका एल्केन बन गया, एल्केन बन गया। और SN2 मैकेनिज्म है, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस है तो 1 डिग्री ले लीजिए, 2 डिग्री भी आप ले सकते हैं, लेकिन 3 डिग्री कभी भी नहीं लेंगे। 3 डिग्री से आपका एल्कीन बन जाएगा E2 से, यानी ठीक है। कोरेहाउस सिंथेसिस में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड नहीं लिया जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। जैसे ग्रिग्नार्ड में RMgX में R माइनस का न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन कराते थे, यहाँ आपका R2CuLi का स्ट्रक्चर ओपन करेंगे, यहाँ से भी R माइनस मिलेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। हाँ, ग्रिग्नार्ड की तुलना में R2CuLi क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। उसका कारण पहले ही बताया था कि कॉपर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में उतना डिफरेंस नहीं आ पाता जितना मैग्नीशियम और कार्बन में आता है। तो रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको पहले ही बता चुके हैं। अच्छा, अब इसकी खास बात समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ एल्केन बना है 2 के कॉम्बिनेशन से, लेकिन वुड्स रिएक्शन का लिमिटेशन को ये ओवरकम करता है। वुड्स रिएक्शन का लिमिटेशन क्या था, इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन ही आप बना सकते थे। जबकि यहाँ क्या है भाई, 2 के कॉम्बिनेशन है ना, तो आप ऑड कार्बन भी बना सकते हैं। इसको 2 कार्बन का लिया, ये 1 कार्बन का है, तो आपका 3 कार्बन का बन गया। तो आप इवन भी बना सकते हैं और ऑड भी बना सकते हैं। तो ये आपका लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन को ओवरकम करता है। तो नीचे लिख लीजिएगा, बोथ ऑड एंड इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स, both odd and
even carbon containing alkanes can be prepared, both odd and even carbon containing alkanes can be prepared, अच्छा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड नहीं ले सकते, लिखने की जरूरत नहीं, यहीं से क्लियर है SN2 मैकेनिज्म का रिएक्शन 3 डिग्री के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आपको इतना आइडिया लग गया तो इससे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया करते हैं कि बना कैसे है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हम लोग को बेसिक ये जो आइडिया है R2COLi प्लस RX आपका RR का फॉर्मेशन हो रहा है और ऑड और इवन दोनों बन सकता है, इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैकेनिज्म का आइडिया किया जाए कि R2COLi का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है। अगेन इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। सबसे पहले आप RLi की अगर बात करें तो आपका RX, ठीक है, एक सेम टाइप का मैकेनिज्म हम लिखते हैं, 2Li गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Li प्लस, ठीक है, 2 आपका Li प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपने इस बॉन्ड को यहाँ ब्रेक कर दिया और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करा दिया, एक्सेप्ट करा दिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करा दिया, एक्सेप्ट करा दिया, क्या बन गया आपका R-, ठीक है, और R- को आपने क्या कर दिया, Li प्लस के साथ जोड़ दिया तो आपको क्या मिल गया, RLi का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? अच्छा 2 Li प्लस 1 Li प्लस आप जोड़ सकते हैं X के साथ, तो प्लस LiX भी लिख सकते हैं, प्लस LiX, उससे हमको बहुत मतलब है नहीं, प्लस आपका लिथियम आयोडाइड का भी फॉर्मेशन हुआ, या LiX लिथियम हैलाइड, या इसमें भी कुछ लोग वेरिएशन क्या करते हैं, इसका होमोलिटिक क्लीवेज कराते हैं, ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज कराए तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर, तो फिर लिथियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर से Li प्लस के साथ जोड़ दीजिए, तो घुमा फिरा के बात वही है। अच्छा RLi ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और काफ़ी रिएक्टिव होता है, ये इवन ग्रिगनार्ड से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है, 1 के आसपास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पॉलिंग स्केल पे, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। इसके बाद देखा जाए, इसके बाद आपका RLi का रिएक्शन कराया, RLi मतलब यहाँ से आपको R- मिलने जा रहा है, इसका 2 मोल का रिएक्शन करा दिया कॉपर आयोडाइड के साथ, ठीक है, कॉपर आयोडाइड। अब यहाँ थोड़ा सा एक समझने वाला पॉइंट है कि यहाँ कॉपर बेसिकली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Cu+1 यहाँ से मिलता है, ठीक है। अच्छा कॉपर +1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3d10 4s0 और 4p0, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ये कॉपर +1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d10। अब यहाँ होगा क्या, एक आपका s ऑर्बिटल, ठीक है, और एक यहाँ हम ले लेंगे p ऑर्बिटल। बेसिकली क्या है कि यहाँ R- जो आ रहा है, R- अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आ रहा है और वो डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो उसके लिए खाली ऑर्बिटल चाहिए, तो खाली ऑर्बिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है, कॉपर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी, तो 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होने जा रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, या यहाँ हम ऊपर लिखे आप नीचे लिख सकते हैं, यहाँ आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 2 ऑर्बिटल बन गए और इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, और यहाँ आपका R- और यहाँ भी आपका R- ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें डोनेट करेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो जरा देखा जाए क्या सिचुएशन हुई। अच्छा R- ने कॉपर को अपना Cu+1 को पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, आप इसको ऐसे समझिए, कॉपर +1 था, R- ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसका चार्ज खत्म हो गया, इस पर चार्ज आ गया, पहले से चार्ज था न्यूट्रलाइज हो गया, फिर से R- के साथ बॉन्ड बनाया इसने, अब चार्ज क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या लिख दिया, तो आपने R2CuLi Li+ लिख दिया। समझ में आ गया कैसे बना, नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ एक और बात समझने की, कॉपर का हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो फिर से इस बात को समझ लीजिएगा, कॉपर आयोडाइड, तो यहाँ से आपको Cu+1 मिला, Cu+1 में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s0 4p0, यहाँ से R- आएगा, R- अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करेगा किसमें, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द कॉपर, तो 2 R- को बॉन्ड बनाना है, तो एक s और एक p मिलके आपने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए 2, इन दोनों का नाम क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसमें आप डोनेट किया R- का लोन पेयर, ठीक है। तो फाइनली ये सिचुएशन बन जाएगी, R- ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, पहले न्यूट्रलाइज कर जाएगा, फिर डोनेट किया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके साथ आपने लिथियम को आयनिक बॉन्ड से एसोसिएट कर दिया। क्लियर है बात। तो यहाँ कुछ लोग हाइब्रिडाइजेशन बस पूछते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कॉपर इज इन sp हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक है, कोई याद करने वाला मैकेनिज्म नहीं, बस एक बार समझने वाला मैकेनिज्म है, समझ लीजिए, ठीक है, फिर ब्रैकेट में रख दीजिए, कोई बहुत ज़रूरत नहीं। हाँ, ये आपको याद रह जाएगा आगे चल के कि यहाँ R2COLi में कॉपर का हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए कोई मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं, R- का सोर्स है, बस इससे हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम क्वेश्चन दें कि CH3I, फर्स्ट स्टेप में आपका लिथियम, सेकेंड स्टेप में कॉपर आयोडाइड, ठीक है, और थर्ड स्टेप में आप रिएक्शन करा रहे हैं CH3CH2I, ठीक है, प्रोडक्ट P बना लीजिए। और देखा जाए क्वेश्चंस। हाँ, ए और बी क्या है? ठीक, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो गया होगा। यहाँ आपका क्या बन गया? R2COL है। हम हमेशा कहेंगे कि आप इसको ओपन करके लिखिए, अपने आप आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। दिस इज R2COLi, ठीक है, ये कंबाइन कर रहा है किससे? CH3CH2I से, ठीक है। तो यहाँ से आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा और ये यहाँ रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है, यानी प्रोपेन बन गया, मिथ इथ प्रोपेन बन गया। तो ये काफ़ी बढ़िया मेथड है, क्योंकि प्रोपेन वुड से तो नहीं बन सकता था, प्रोपेन का फॉर्मेशन कर लिया। अच्छा, इसको इस तरीके से भी समझिएगा, यहाँ से R आया है और यहाँ से क्या आया है? R' आया है, और R और R' का ये बेसिकली क्या है? कॉम्बिनेशन है, ठीक है, R और R' का कॉम्बिनेशन है।
यहाँ बताइए CH3, ठीक है। यहाँ से आप आइडिया कर लीजिए, ये बेसिकली क्या है, PH CH2 एक और CH2 हो गया और आपका CH3 हो गया। और अभी आपने कहा कि R और R' का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ से तो ये ग्रुप मिल ही रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, तो इसको आपने अलग कर लिया, ठीक है। यानी बेसिकली R' का कॉम्बिनेशन या R का कॉम्बिनेशन, दूसरा वाला क्या है, ये है 3 कार्बन, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो 3 कार्बन की अगर बात करें तो 1 2 3, और यहाँ आपने एक लिविंग ग्रुप लगा लिया आयोडीन, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। लिथियम के साथ रिएक्शन, कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दिया, आपका फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ आपका कॉपर और यहाँ क्या हो गया, लिथियम, यही ना। ये आपका रिएक्शन किया और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। जैसे ही आप प्रोडक्ट को ओपन करेंगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। 2 का कॉम्बिनेशन है, एक यहाँ RH से आने जा रहा है, एक R2CuLi से आने जा रहा है। यहाँ देखा जाए, अच्छा यहाँ भी एक बात समझने की कोशिश करिएगा, R और R' का ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। R और R' का कॉम्बिनेशन है, इसको अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो और बेटर आपको समझ में आ जाएगा। कार्बन कार्बन से अगर डिवाइड करना है तो इसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी दिख ही रही है भाई, यहाँ से आप डिवाइड कर लीजिए, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, ठीक है। तो यानी 2 पॉसिबिलिटी है। 2 पॉसिबिलिटी क्या है, R2CuLi की अगर बात करें तो एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, और प्लस आपका CH3I कर लिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, दूसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी यहाँ CH3 लगा दिया और प्लस यहाँ 3 डिग्री बना दिया। ये 2 पॉसिबिलिटी में आप इसको कर सकते हैं, लेकिन दूसरी वाली पॉसिबिलिटी बेकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका R- मिलेगा और ये आपका क्या है 3 डिग्री, तो R- करेगा क्या, यहाँ से अल्फा बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, लिविंग ग्रुप हटेगा, तो यहाँ बनेगा क्या, मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बन जाएगा, ठीक है, जो कि हमको नहीं बनाना, एल्कीन बन जाएगा। हाँ ये ठीक है, ये आपका यहाँ टूटा और इसने क्या किया, इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और तो कोई ऑप्शन है नहीं इसके पास रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन करा ले जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये सही है। अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए भाई। ठीक है, तो R2CuLi का अगर 3 डिग्री से रिएक्शन कराया तो ये आपका एल्कीन बन जाएगा, R- बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये E2 रिएक्शन की तरफ चला जाएगा, SN2 हो नहीं सकता, ठीक है। अच्छा ये जो कंपाउंड है बेसिकली इसका नाम क्या है, मेथइथप्रोब्यूटेंट, दिस इज नियोपेंटेन, अगर याद आ रहा हो तो दिस इज नियोपेंटेन, ठीक है, यहाँ से समझ लीजिएगा ये नियोपेंटेन है। इसको यहाँ डैश लगा दिया तो नियोपेंटाइल ग्रुप, याद करिए नियोपेंटाइल ग्रुप, तो नियोपेंटाइल अल्कोहल हो गया, तो यहाँ OH लगा दिया, Cl लगा दिया, नियोपेंटाइल क्लोराइड हो गया, तो दिस इज नियोपेंटेन। नियोपेंटेन से नियोपेंटाइल ग्रुप बनाया था हम लोगों ने। तो नियोपेंटेन बनाने का रास्ता जो है वो सिर्फ कोरेहाउस सिंथेसिस से ही है, बाकी किसी से आप बना नहीं सकते, ठीक है। 2 सिमेट्रिकल हाफ भी नहीं दिख रहे हैं और इस टाइप का सिस्टम, तो इसको बनाना बड़ा मुश्किल काम है, तो इस कॉम्बिनेशन से बड़ी आसानी से बन जाएगा। हाँ नो डाउट यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है। अच्छा फिर से इसको पहचानिएगा, देखिए इसको देने के ऑप्शन और क्या हो सकते हैं, एक तो हम यहाँ CH3 कर दें,
ठीक है, और यहाँ क्या है डेल्टा माइनस, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या है, हिंडर्ड है, बड़ा है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल में हिंड्रेंस हो रहा है, आरएक्स में स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं है, और इस टाइप का एल्किल हैलाइड सिर्फ और सिर्फ SN2 रिएक्शन शो कर सकता है। समझ में आ रही बात, एलिमिनेशन हो नहीं सकता और सब्स्टिट्यूशन में SN1 नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ SN2 ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसको देने का तरीका एक और क्या हो सकता है, इसको अगर हम कंडेंस करके लिखें तो CH3 होल थ्राइस और क्या लिखें C, और इसका क्या लिख दें थ्राइस CuLi। समझ में आ रही बात, ये यही स्ट्रक्चर है। तो जब भी आपको रिएक्शन देगा, ऑप्शन देगा, तो ये कॉम्बिनेशन देगा, ठीक है। कुछ गलत हो गया, हाँ ट्वाइस हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, ये आपका ट्वाइस हो गया। तो रिएक्शन में आपको ये कॉम्बिनेशन दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आप ओपन करना भी सीखिएगा कि भाई इसको कैसे ओपन किया जाए। बना लीजिए इसको, इसके नीचे इसको ऐसे भी लिख लीजिए। ठीक है, नियोपेंटेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कोरेहाउस सिंथेसिस, ऑड कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कोरेहाउस सिंथेसिस। अच्छा, जितना दिमाग लगाना है वो यहाँ लगाइएगा। R2CuLi से R- और RX से रिएक्शन RR का कॉम्बिनेशन, दोनों डिफरेंट होंगे, तो इवन कार्बन कंटेनिंग ऑड कार्बन दोनों बन सकता है। मैकेनिज्म पे कोई दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं कि मैकेनिज्म बहुत दिमाग लगा के आप याद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेट यही पूछा जाता है, आप इसको कर ले जाएंगे। सॉरी, जैसे ग्रिगनार्ड में रिएक्शन कराते थे, ग्रिगनार्ड एसिडिक हाइड्रोजन खींचता था, ये भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन खींच लेगा, ठीक है। आवाज आ रही है आप लोग को? ठीक है, हाँ देखिए थोड़ा सा आप लोग को लेट हो गया। अब क्या करते हैं, कोरेहाउस सिंथेसिस हमने एक्स्ट्रा पढ़ा है, ठीक है, पिछले क्लास से कोरेहाउस सिंथेसिस एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, उसको आप लोग वीडियो लेक्चर में देख लीजिएगा जो आप लोग को अपलोड होगा, ठीक है। कोरेहाउस सिंथेसिस यहाँ खत्म हो गया। अब इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया फ्रॉम एल्किल हैलाइड, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से दो तरीके से, पहला डिकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम, डिकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। सोडा लाइम बेसिकली NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कॉम्बिनेशन सोडा लाइम होता है। रिएक्शन क्या है देखा जाए, O- Na प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट या कोई भी सॉल्ट ले आइए, या इवन कार्बोक्सिलिक एसिड भी रहे तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका सॉल्ट, इसको सोडा लाइम के साथ हीट कर दीजिए, NaOH प्लस CaO, तो होगा क्या, ठीक है। पहले रिएक्शन को इसी तरीके से समझा जाए, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा और यहाँ RH जोड़ देंगे, यानी फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो RH प्लस Na2CO3। Na2CO3 NCERT में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ और भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, प्लस ब्रैकेट में अगर लिख लिया जाए कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलता है, प्रोडक्ट में कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके सॉल्ट को सोडा लाइम के साथ अगर आप हीट करते हैं तो एल्केन मिलता है, Na2CO3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलता है। अब यहाँ अगला पॉइंट ये है कि इस रिएक्शन का यूटिलिटी क्या है। जैसे इसमें अगर आप देखें तो इसमें जितना कार्बन है उसकी तुलना में यहाँ एक कार्बन क्या हो गया, कम हो गया,
वो CO2 के फॉर्म में निकल गया। तो इसका मतलब कार्बन की संख्या घटाने का ये उपाय हो गया। तो ये रिएक्शन बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है डिसेंट ऑफ सीरीज के लिए, डिसेंट ऑफ सीरीज। डिसेंट ऑफ सीरीज मतलब कार्बन की संख्या घट रही है। जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाने का उपाय क्या हुआ, तो वुडजी रिएक्शन हो गया, कोरेआउस सिंथेसिस हो गया, कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन घटाने के बड़े लिमिटेड उपाय हैं। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट उपाय क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बाय सोडा लाइम। ठीक है, जैसे इसको इस तरीके से समझिएगा कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड होगा, चाहे वो एल्किल हैलाइड होगा, चाहे एसिड क्लोराइड होगा, चाहे ईस्टर होगा, कोई भी कंपाउंड होगा, अगर उसमें कार्बन की संख्या घटानी है तो उपाय यही है, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। आप उस कंपाउंड को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। चाहे RCl हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे एसिड क्लोराइड हो, पहले उसको कहाँ ले जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में थ्रू वेरियस रिएक्शंस, और उसके बाद हम लोग डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कन्वर्जन में। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म का आइडिया करते हैं। अगेन नॉट वेरी नेसेसरी, क्योंकि जो आइडिया है कि डिसेंट ऑफ सीरीज, उसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम थोड़ा सा मैकेनिज्म का आइडिया दें। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है कि बहुत सर्टेन नहीं है। ठीक है, बहुत सर्टेन नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रोबेबल मैकेनिज्म लोग लिखते हैं कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए। मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया है, तो NaOH के साथ रिएक्शन हो जाएगा, तो OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, एसिड बेस रिएक्शन। तो आपका RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस H2O, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। नहीं तो डायरेक्ट रिएक्शन लिखते, शॉर्ट लेता तो। सेकेंड स्टेप हो गया, ठीक है, इसकी हीटिंग कर रहे हैं आप। अच्छा, आप यहाँ एक बार देख लीजिए, यहाँ क्या होने जा रहा है, ये अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो कोई बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, या ये बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी डेवलप हुई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। और दूसरा क्या हुआ, R माइनस प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं ऐसे लिख दें, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हुआ, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, कार्बेनाइन अनस्टेबल होते हैं, इसमें कार्बेनाइन बनने की हाइपोथेसिस प्रपोज की जाती है कि प्रोबेबली कार्बोनाइन बना होगा। ठीक है, तो कार्बोनाइन की बात यहाँ हम लोग कंफर्टेबली करेंगे। अच्छा, अब रिएक्शन की अगर बात करें, कार्बोनाइन R माइनस बना है, तो R माइनस तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या करेगा, सॉल्वेंट से या सिस्टम में अगर कहीं H2O वगैरह है तो वहाँ से आपका H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो आपका बन जाएगा RH प्लस OH माइनस। ठीक है, यानी जो प्रोडक्ट बनाना था वो बन गया, RH का फॉर्मेशन हो गया। हो गया। अच्छा, अब यहाँ भी इतना लिखने से भी काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ सवाल लोग और पूछते हैं, जैसे कई जगहों पे वेरिएशन इसमें है। कुछ लोग कहते हैं कि R माइनस ने जो H प्लस एक्सट्रैक्ट किया है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, इस पर भी डिबेट करते हैं। तो एक सिंपल ऑप्शन है कि H2O से एक्सट्रैक्ट किया है। दूसरे लोग ऑप्शन देते हैं कि H2O उतना ज़्यादा है नहीं, ये OH माइनस से H प्लस एक्सट्रैक्ट किया है। OH माइनस से H प्लस निकालेगा और उसको O2 माइनस में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा भी हाइपोथेसिस लोग देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, हम लोग इस सिंपल तरीके से लिख लेते हैं और इससे भी हमारा काम चल जाएगा। R माइनस H2O से H प्लस लिया है या OH माइनस लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। दूसरा पॉइंट ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये एक सवाल पूछते हैं लोग कि कैल्शियम ऑक्साइड जो लिया है वो तो कहीं रोल दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए क्या एक्सप्लेन किया जाता है, उसके भी अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। जो सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन है, जो सबसे लॉजिकल है, वो क्या है
कि यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है और R- की न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी भी है, तो आगे चल के हम ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन यानी RMgX का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे, ड्राई आइस या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो R- किस प्रकार से रिएक्शन करता है, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और ये तोड़ देगा, जैसा कार्बोनिल में आपने पढ़ा था, ठीक है। और आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O-, एसिडिफिकेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। समझ में आया क्या बोला हमने? एक ऐसा रिएक्शन देखिए, R- का रिएक्शन ऐसे अगर लिखें C डबल बॉन्ड O, ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट किया और आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, डबल बॉन्ड O-, ठीक है, O- को इधर लिख दिया हमने, और फिर एसिडिफिकेशन करेंगे तो H आ जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दिक्कत क्या है कि R- उस पर अटैक कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और आगे के प्रोडक्ट बन सकते हैं। यानी हम ये तो चाह नहीं रहे, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि बेस की तरह एक्ट करे और H2O से जो भी H2 या कहीं से भी H+ खींचे, तो इसके लिए हमको यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड आपने ऐड किया है, तो जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? तो आप बोल सकते हैं टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं? ताकि न्यूक्लियोफाइल के रूप में R- कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन न कर जाए, ठीक है। तो ये फिलहाल हम इसको हटा दे रहे हैं, लेकिन ठीक है, बस इतना लिख लीजिएगा। अच्छा, इसमें तो एक बात ये हो गई। दूसरे लोग, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेसिकली एसिडिक ऑक्साइड है, इट इज एसिडिक ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड है बेसिकली? H2CO3। कार्बोनिक एसिड में से H2O निकालेंगे तो आपका CO2 बनता है, तो एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये बेसिकली बेस के साथ रिएक्शन करता है, OH- आपके पास है, उसके साथ रिएक्शन करके HCO3- और फर्दर रिएक्शन करके क्या बना दिया, इसने कार्बोनेट आयन बना दिया, CO3 और इसके साथ Na+ जोड़ देंगे तो Na2CO3 बन गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का दो रोल समझा जाता है कि भाई दो जगहों पे खर्चा हुआ, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर गया और दूसरा बेसिक मीडियम में ये कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो दोनों ही प्रोडक्ट एक्सप्लेन हो गए, Na2CO3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। बना लीजिए इसको भी। ठीक है, कंक्लूजन क्या याद रखना है फिर से, ठीक है। बहुत डिबेट है, बहुत डिस्कशन है, बहुत कुछ इसमें चेंज किया जा सकता है मैकेनिज्म में, ठीक है। तो हम लोग का बेसिक आइडिया क्या हो गया कि ये जो बॉन्ड बन रहा है और यहाँ ये निकल रहा है, इस स्टेप को रेडिटरमाइन स्टेप ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। R- बना है, R- बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये H+ एक्सट्रैक्ट करके RH का फॉर्मेशन करता है। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करता है, CO2 को हटाता है। कुछ लोग कहते हैं H2O के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ये भी एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि भाई कार्बन आयन को जो भी स्टेबलाइज करेगा वो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होंगे तो वो कार्बन आयन को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। तो यहाँ एक कंक्लूजन लिखा जाए जिसपे क्वेश्चंस आएंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स will increase the rate of decarboxylation. Electron withdrawing groups will increase the rate of decarboxylation by stabilizing the carbon ion. By stabilizing the carbon ion. क्वेश्चन लिखिए, डिक्रीजिंग रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। डिक्रीजिंग रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम
चलिए आंसर बताइए। ठीक है, आपको सिंपली करना, बिल्कुल सही बात, आपको सिंपली इसको हटा देना है, ठीक है, और यहाँ निगेटिव चार्ज ला देना है। ठीक है, मैकेनिज्म एक तरफ गया, पूरी बातें एक तरफ गई, आपको पता है कि भाई यही की स्टेप था। अब इसको स्टेबलाइजेशन करने का फैक्टर रेट को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को प्रेफरेंस दिया जाए, ए फिर बी फिर आपका सी हो गया, डी इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ई और भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, दोनों डोनेटिंग है। ये हाइपर कंजुगेशन प्लस आई से डोनेट कर रहा है, या आपका प्लस आर से डोनेट कर रहा है, प्लस आर का डोनेशन दोनों पे डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेगा। कल तो गायब थे सब लोग, कल कौन कौन नहीं था? खड़े हुए, खड़े हुए, तैयारी कर रहे थे। बैठ जाइए आप। बीमार, इसमें सबसे बढ़िया बहाना यही है। बहाना क्या, सच्चाई भी हो सकती है भाई। एग्जाम था, एग्जाम था, क्या बताए? क्या था? तो गांव से आए हैं आप? पहली बार आए हैं क्या? हाँ, अच्छा, ऑनलाइन ही कर रहे थे, बाहर गए थे। बैठिए। अच्छा, बैठिए। अच्छा, बहुत से लोग पहली बार आए होंगे मेरे ख्याल से। बाहर थे, विदेश चले गए थे, स्कूल था। बैठिए। हमको लगा तैयारी कर रहे होंगे, बढ़िया से टेस्ट जाए एकदम, एक दो क्लास छोड़ भी दिया जाए उसके लिए। अच्छा, क्लास छोड़ने से कभी भी नंबर इंप्रूव नहीं होगा, एक बात याद रखिएगा। लास्ट तक बुलाया जाए, लास्ट तक क्लास करिएगा भाई, ठीक है। जो लास्ट तक क्लास करता है उसी का नंबर सबसे बढ़िया भी आता है। तो इसीलिए ये मत कभी भी सोचिएगा ऐसे क्लास छोड़ के हम एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे और उससे एक्स्ट्रा बढ़िया हो जाएगा एकदम, ठीक है। देखा जाए, यहाँ निकल गया, यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया, ये रेजोनेंस कर रहा है, ये सी डबल बॉन्डो है, कार्बोनिल ग्रुप बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके साथ रेजोनेंस कर लेगा, तो सबसे बढ़िया है। उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद यहाँ जो निगेटिव चार्ज आया है, ठीक है, ये पूरा हटा देंगे। यहाँ आपका निगेटिव, कोई बोलेगा कि सर निगेटिव चार्ज आ रहा है, अनस्टेबल है, ठीक है, तो डिकार्बोक्सिलेशन में यही मैकेनिज्म है और कार्बन आयन की बात वहाँ की जाती है, ठीक है।
बढ़िया किताबें तो बस इतना ही लिखती है, प्रोबेबली कार्बन आयन इज फाउंड एज इंटरमीडिएट, कोई इस टाइप का मैकेनिज्म वो लिखती नहीं है जल्दी, इन सब में हाथ नहीं लगाते वो लोग। जहाँ कंट्रोवर्शियल चीज़ें वहाँ ये सब डिस्कशन नहीं करते। हम लोग अपने समझने के लिए आसान क्वेश्चन को बना दिए। तो यहाँ क्या है, sp हाइब्रिडाइज इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन, यहाँ sp2 हो गया, ये आपका sp3 हो गया। और जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सबसे बढ़िया आपका फर्स्ट हो गया, उसके बाद सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सीधे सीधे देखनी है तो कोई वो दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, सब जगह हटा दीजिए इसको निगेटिव चार्ज। यहाँ भी आपका निगेटिव चार्ज आके निगेटिव चार्ज, और यहाँ भी आपका निगेटिव चार्ज। हाँ बताइए। तो ये आपका एरोमेटिक है, ये आपका एरोमेटिक हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। ये आपका नॉर्मल रेजोनेंस है, और ये आपका अनस्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल तो है ही, लेकिन इतना भी अनस्टेबल नहीं होगा एंटी एरोमेटिक जैसा। तो ए हो गया सबसे बढ़िया, उसके बाद सी हो गया, डी हो गया, उसके बाद बी हो गया। ये आपका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ निगेटिव चार्ज आया तो 3 डिग्री कार्बन आयन बनेगा, निगेटिव चार्ज आया 2 डिग्री कार्बन आयन बनेगा, और यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया तो 1 डिग्री कार्बन आयन बनेगा। ठीक है, जो कि 3 डिग्री से तो रिलेटिवली ठीक ही है। तो आपका सी बी उसके बाद ए हो गया, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। अगेन देखिए, इसमें जितना क्वेश्चन कर लिए वो बहुत है। ठीक है, बहुत इसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि हमने आपको बताया कि भाई जो क्वेश्चन है वो डिसेंट ऑफ सीरीज से पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, लंबे लंबे सीरीज के रिएक्शन आएंगे, ढेर सारे रिएजेंट आएंगे, अचानक बीच में आपको NaOH प्लस CO दिखेगा, तो उसका सिर्फ एक ही काम होगा, क्या, डिसेंट ऑफ सीरीज, कार्बन की संख्या कम करना ही काम होता है, और कोई बहुत उसमें नहीं दिमाग लगाना। ठीक है, अच्छा, अब अगर प्रोडक्ट बनाने की बात है, एक दो जगह पे प्रोडक्ट बना लिया जाए। जैसे अगर मान लीजिए COO माइनस Na+, और यहाँ अगर हम ब्रोमीन कर दें, और NaOH प्लस CO इसके साथ हीट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ क्या बनेगा। अच्छा, थोड़ा सा मैकेनिज्म से अप्रोच करेंगे। आप पहले वहाँ निगेटिव चार्ज ले आइए। ठीक है, जब भी 2 डबल बॉन्ड दिखे ना तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए कि हो सकता है बेंजीन बन जाए। तो आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज मतलब क्या, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ठीक है, और बगल में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ डेल्टा प्लस हाई है और ये लिविंग ग्रुप हाई है, तो इसको हटा दिया जाए, यहाँ क्या बना दिया जाए, बॉन्ड बना दिया जाए। तो यानी फाइनली स्ट्रक्चर आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ वाली बात, डायरेक्ट नहीं, इस तरह नहीं सोच पाएंगे आप। निगेटिव चार्ज फिर रेजोनेंस कराइए, बगल में यहाँ लाइए, और ये निगेटिव चार्ज बॉन्ड फॉर्मेशन चाह रहा है, ये निकल गया। या E1CB की तरह सोच लीजिएगा। E1CB में कार्बन आयन बनता है ना, कार्बन आयन निगेटिव चार्ज आया, फिर आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। ठीक है, ठीक है, तो E1CB की तरह है। E1CB रिएक्शन ये नहीं है, E1CB रिएक्शन अलग थे एल्किल हैलाइड्स में या उस टाइप में। E1CB होने की शर्त क्या है, कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। यहां बताइए। अच्छा, ये बेंजीन वाली जो बात है, यहां एक और क्वेश्चन लिख दें, शायद हम लोग ने किया है नहीं किया है। ये देखिए, यहाँ Cl सोडियम ईथर, क्या बनेगा इसमें, तो सोडियम ईथर डॉट यहाँ लगाया, डॉट यहाँ लगाया, किए हैं, तो क्या जोड़ दें,
नहीं जोड़ेंगे नहीं, ये बॉन्ड तोड़ के आप क्या करेंगे, बेंजीन बना देंगे। तो ये क्वेश्चन किया हम लोग ने, हटा देते हैं। तो बेंजीन की पॉसिबिलिटी जहाँ दिखे उस पर काम करिएगा। अच्छा इसकी बात करें तो इसके डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोडक्ट क्या है, बेंजीन। पहले तो ये जान लीजिए ये बेंजीन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। बेंजोइक एसिड का सॉल्ट है, दिस इज सोडियम बेंजोएट, सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड इज सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड का सॉल्ट, जैसे ही बोले उसको डिकार्बोक्सिलेट करेंगे तो बेंजीन। तो बेंजीन का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो गया स्टेटमेंट के फॉर्म में, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट के डिकार्बोक्सिलेशन से बाई सोडा लाइम बेंजीन बनता है। इसको क्या बोल देंगे आप, एसिटिक एसिड का सॉल्ट, तो दिस इज सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो इसके डिकार्बोक्सिलेशन से क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बनाने का एक और तरीका होता है, ये तो हो गया कंप्लीट बात हो गई, इन दोनों को आप याद रखिएगा क्योंकि फ्रीक्वेंटली आप देखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई इनडायरेक्टली पूछे कि मिथ एक प्रोपेन आपको बनाना है या इथेन बनाना है, तो इथेन बनाना है तो किस कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेंगे, तो आप कहेंगे एक कार्बन बढ़ा लेते, डबल बॉन्ड O माइनस Na+, या मिथ इथ प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट सोडियम प्रोपेनोएट। तो सोडियम प्रोपेनोएट का डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, इथेन मिलेगा। या इथेन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ विच एसिड या विच सॉल्ट, तो आप समझ जाएंगे एक कार्बन बढ़ाना है, ठीक है। यही एक कार्बन और बढ़ा दें, तो यहाँ 3 कार्बन हो गए तो यहाँ 4 कार्बन होने चाहिए। तो 1 2 3, चौथा कार्बन में क्या अटैच होगा, CO माइनस Na+, ठीक है। अब वो 2 जगह अटैच कर सकते हैं बेसिकली आप यहाँ भी CO माइनस Na+ कर सकते हैं या बीच में भी कर सकते हैं, ये ना भाई दोनों का प्रोडक्ट वही होगा, CO माइनस Na+, ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा, NaOH प्लस CO। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या बन गया, प्रोपेन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्वेश्चन करना बहुत आसान है भाई, अरे COH आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, क्वेश्चन हो गया हमारा, यही ना, ठीक है। कायरल सेंटर वगैरह होगा तो उसको भी चेक कर लिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन खाली लिख लीजिए बस, प्रोपेन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द decarboxylation of how many carboxylic acid salts। Propane can be obtained by decarboxylation of how many carboxylic acid salts। क्वेश्चन बेसिकली आसान होता है, लेकिन पहले से आपको थोड़ा सा आइडिया रहे तब आप, नहीं तो आप घबरा जाएंगे कि भाई ये कैसे बनेगा, ये तो एक ही दिख रहा है, आप लीनियर में ही बढ़ा देंगे। तो प्रोपेन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ, इन दोनों का डिकार्बोक्सिलेशन से वही मिलेगा। अच्छा एक और कार्बन बढ़ा दिए होते तब आप यहीं से करेंगे, ठीक है। COH यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, और यहाँ लगेगा तो कायरल सेंटर हो जाएगा, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी और दोनों का प्रोडक्ट आपका सेम हो जाएगा, या कुछ भी पूछेगा अब आप कर ले जाएंगे, ठीक है। इतनी कॉमन पॉसिबिलिटी नहीं है ये क्वेश्चन पूछे जाने की, तो इसीलिए हम इसको और डिटेल में नहीं करा रहे हैं, आइडिया आपको हो गया कैसे करना है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, यानी डिकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम डिस्कशन कर लिया। सेकेंड रिएक्शन जो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड में, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें एक स्टेटमेंट पहले लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड gives even carbon containing alkane at anode, even carbon containing alkane at anode. जैसे सपोज आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं RC डबल बॉन्ड O माइनस Na+, सोडियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा एनोड पे RR। कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस करने के बाद देखा जाएगा, या लिख लीजिएगा इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन एनोड पे मिलता है। यानी प्रोडक्ट की खासियत वही है जो वुड्स की है, क्या दो सिमेट्रिकल हाफ जुड़ रहे हैं वही सारी। इवन मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन, मीथेन नहीं बन सकता, ठीक है, तो सारी बातें वही है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसमें बहुत कुछ बताने का नहीं है, ठीक है, जल्दी से इसको समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके इसको समझा जाए, ठीक है। एनोड पे जरा देखा जाए रिएक्शन क्या हो रहा है एनोड पे। तो एनोड पे आपका होने जा रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमने कंपाउंड लिया एसिटिक एसिड का सॉल्ट लिया CH3CO-, सोडियम एसीटेट लिया सपोज, ठीक है। तो एसीटेट आयन जाएगा एनोड पे ऑक्सीडाइज होने के लिए, क्या रिएक्शन होगा, तो सबसे पहले ये अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा और CH3C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस यहाँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एसीटेट फ्री रेडिकल, एसीटेट रेडिकल। एसीटेट रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, फिर एसीटेट रेडिकल ऑड इलेक्ट्रॉन्स आने लगे तो मैकेनिज्म प्रपोज कर दिया कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन कहेगा कि इस कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्या हो जाए, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाए। होमोलिटिक क्लीवेज हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर देते हैं। क्या बन गया स्ट्रक्चर, तो आपका बन गया CH3 डॉट, ठीक है, CH3 डॉट और प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है कहाँ पे, एनोड पे, ये पॉइंट भी याद रखने का है। एनोड पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। CH3 डॉट का कंसंट्रेशन बढ़ा तो दो CH3 डॉट आपस में कंबाइन करने लगेंगे, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट एकदम वुड्स की तरह हो गया, CH3 बना लीजिए। हो गया। अच्छा, यहाँ और क्या क्वेश्चन बनता है, एक तो मीथेन नहीं बनेगा, इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन सिमेट्रिकल हाफ ज्वाइन कर रहे हैं। जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा यहाँ जनरलाइज अगर है RC डबल बॉन्ड O- का रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपको पता है कि ये बेसिकली हमको किसका रिएक्शन कराना है, R डॉट को जोड़ देना है, बस यही करना ही और कुछ करना नहीं है, ठीक है। और अगर मान लीजिए साइड रिएक्शन की पॉसिबिलिटी की बात करें तो CH3 डॉट से ऊपर बढ़ेंगे तो डिस्प्रपोर्शनेशन होगा,
ठीक है, यानी एल्कीन भी मिल सकता है माइनर प्रोडक्ट के रूप में, ट्रेसेस के रूप में आपको एल्कीन मिलेगा। C2H5 डॉट होगा तो डिस्प्रोपोर्शनेशन से इथिन भी मिल सकता है। दूसरा एक माइनर प्रोडक्ट क्या है कि CH3 डॉट हो सकता है, इससे कंबाइन कर जाए, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा OCH3, तो यहाँ का क्या हो गया ईस्टर हो गया, यानी ईस्टर इज ऑल्सो ऑब्टेन इन ट्रेसेस, ईस्टर कैन ऑल्सो बी अ साइड प्रोडक्ट। तो ईस्टर कैसे बना, तो एसिटेट फ्री रेडिकल बनता है, उसका कंसंट्रेशन डेवलप होता है, वो फर्दर रिएक्शन भी करता है और कंसंट्रेशन उसका रहता भी है, तो CH3 डॉट उससे कंबाइन करने की पॉसिबिलिटी रखता है, तो ईस्टर इज ऑल्सो ऑब्टेन इन ट्रेसेस। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम लिख देंगे, अभी आपको हिंट दिए कि क्या क्या और बन सकता है, तो ईस्टर भी बन सकता है, CH3 डॉट से ऊपर जाएंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन भी हो सकता है, तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लोग इसको लिखेंगे अभी। लेकिन उससे पहले कैथोड का रिएक्शन देख लिया जाए, ठीक है, कैथोड पे रिएक्शन क्या हुआ, तो कैथोड पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है रिएक्शन कराने की, कैथोड पे हम लोग का रिडक्शन होने जा रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, Na++ इलेक्ट्रॉन गिव्स सोडियम, कुछ किताबों में लिखा भी रहता है, H++ इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 गैस, और आखिरी पॉसिबिलिटी H2O का रिडक्शन, ये याद होना चाहिए आपको, 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2OH- प्लस आपका H2, ये रिएक्शन याद होना चाहिए सब। H2O का रिडक्शन, H2O का ऑक्सीडेशन का इक्वेशन याद रखा जाता है। अब इसके अगर E0 की बात करें, E0 मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, तो इसका वैल्यू जो आता है -2.71, ये आपका 0 होता है, और -0. बताइए H2O का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं ना, 0.83 याद रहना चाहिए भाई। तो इसका मतलब रिएक्शन होगा कौन सा, तो ये तो होने नहीं जा रहा है, ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, काफ़ी नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन एक्चुअल में है नहीं आपके पास। वाटर में H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा, 10⁻⁻⁷, सेल्फ डिसोसिएशन से जो H+ मिल रहा है उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वाटर का H+ का कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो यानी फाइनली रिएक्शन क्या होता है, H2O का रिडक्शन होता है, ये तो पढ़े होंगे ना, Na+ और H2O में, ठीक है, किसका रिडक्शन होगा, H2O का रिडक्शन होगा, ठीक है, तो Na+ का रिडक्शन नहीं होता, रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव। तो ये क्लियर हो गया आपका, H2O का रिडक्शन होगा कहाँ, कैथोड पे, और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा OH- का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा तो pH ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं या डायरेक्ट लिख दें, ऐसे आप इसे समझ जाएंगे, ठीक है, एज द रिएक्शन प्रोसीड्स pH ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस, यही डायरेक्ट सवाल भी पूछा जाता है। अच्छा, हाइड्रोजन गैस कहाँ लिबरेट हुई है, अगेन यहाँ हम लिख दें एनोड पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैथोड पे और हाइड्रोजन गैस एनोड पे लिबरेट होती है। कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं इसको, Na++ इलेक्ट्रॉन की सोडियम, और सोडियम वाटर से रिएक्शन कर जाएगा तो NaOH और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, देखने में तो सही लगेगा, उसमें कोई गलती आपको नजर नहीं आएगी, जबकि ये होगा ही नहीं, Na+ का कुछ नहीं होने जा रहा है, समझ में आ रही बात, ठीक है, वाटर का रिडक्शन डायरेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ Na+ जोड़ दिया तो आपका NaOH प्रोडक्ट साइड में दिखेगा। अच्छा, अब इसके अलावा एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, at anode, what are the possible products of electrolysis of sodium salt of propanoic acid at anode?
तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे तो आपको मिला क्या, CH3 CH2 डॉट। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोपेन बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। ब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट हो गया तो एल्केन तो मिल ही रहा है, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन कराएंगे तो इथीन मिलेगा और इथेन मिलेगा। इथीन और इथेन डिस्प्रोपोर्शनेशन से तो एल्कीन भी मिल गया। ईस्टर भी मिलता है ट्रेसेस में, ये कंबाइन कर जाएगा, यहाँ जो डॉट आएगा उससे ईस्टर की भी पॉसिबिलिटी है माइनर प्रोडक्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड हाँ एनोड पे मिलता है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिलता है। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट अगर बोलेगा तो ABC ऑप्शन ही सही रहेंगे। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सॉरी हाइड्रोकार्बन नहीं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर नाम लेता है तो आपका ABC सही ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया ना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन है, अब एक दो जगह प्रोडक्ट्स बना लिए जाए, ठीक है। अब प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या बन गया, बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। कुछ लिखने की जरूरत तो है नहीं इसमें, डायरेक्ट बेंजीन बना दें। दोनों जगह डॉट आ जाएगा और फिर आप पाई बॉन्ड को तोड़ लीजिएगा, दोनों तरफ पाई बॉन्ड बना लीजिएगा। क्लियर है सबको, बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अच्छा कुछ लोग ऐसा सवाल भी बनाते हैं एकदम, लिखिएगा नहीं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं इसे सवाल लिखने का, ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ से इसको हटा दिया और यहाँ CO माइनस Na+ और यहाँ भी हमने बना दिया CO माइनस Na+। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें, क्या बनाएंगे भाई, डॉट डॉट बना के जोड़ देंगे, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं ऐसा बहुत बड़ा सा सवाल लिखने का, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, डॉट डॉट लगा के जोड़ दिया जाएगा। अच्छा और देखा जाए, देखिए सिंपल क्वेश्चन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एक सवाल जिससे आपको चीज़ें याद रहेंगी, CO माइनस Na+, इसका एक रिएक्शन करा रहे हैं NaOH प्लस COO के साथ हीट कर रहे हैं, और दूसरा रिएक्शन लिखा हुआ इलेक्ट्रोलिसिस का। दोनों प्रोडक्ट लिख लीजिए। बन गया। तो यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन में तो कुछ नहीं करना है, क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। क्लियर है, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ तो आप दो, यहाँ डॉट आ गया, ठीक है, और आप ऐसे ही स्ट्रक्चर को क्या कर लेंगे, यहाँ जोड़ लेंगे। अच्छा जोड़ने में भी गलती कर देते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया और बगल में ऐसा ऑप्शन दे देंगे तो आपको वो भी सही लगने लगेगा। ये गलत है, ये सही है ना। भाई इस क्वेश्चन से आपको ये याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटर करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन देंगे तब आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको तब तक भूल जाएंगे कि यहाँ डॉट लगा के दो को जोड़ा जाता है और इसमें सीधे सीधे H लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप रिलेटिवली इन चीज़ों को क्लियर रखिएगा, तो गलती नहीं करना है।
अच्छा, एक दो पॉइंट और, जैसे आपका CH2 COO माइनस Na+, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? तो आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाम इसका इथीन, ठीक है, कॉमन नेम बताया करिए, कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथिलीन, ठीक है। इथिलीन और एसिटिलीन दो कॉमन नेम, हमेशा आप कॉमन नेम ही बोलेंगे क्योंकि उसी के टर्म्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा कि इसका नाम दिया रहेगा, या पूछेगा कि भाई इथिलीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ठीक है। तो अगेन इसके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम बता सकते हैं? तो उसके लिए कुछ इस टाइप का हमने फॉर्मूला बताया होगा कभी। एन की वैल्यू हम लोग 0 1 2 3 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 0 पे क्या होता है किसी को याद नहीं? ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, नहीं, ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक। ऐसा कभी लिखे हैं? नहीं याद है। एक तो बात हमको श्योर हो गया है कि IUPAC नॉमेनक्लेचर अब के बाद हम पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि बड़ा टाइम वेस्ट होता है। 9 क्लास लग जाती है और फाइनली ये होता है कि याद किसी को कुछ नहीं रहता है। 9 क्लास भाई बड़ी प्रीशियस क्लासेस हैं, ठीक है। उसके चक्कर में लास्ट में हमको चैप्टर्स छोड़ देने पड़ते हैं और 9 क्लास में रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है, ठीक है। और उतना ज़रूरी भी नहीं हमको लगता है IUPAC, जहाँ जो नाम आएगा बताएंगे, याद करते चलिए। तो इसको IUPAC नॉमेनक्लेचर में कार्बोक्सिलिक एसिड में बताया हमने, ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पाइमेलिक एंड सुबेरिक एसिड। हो गया? अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड समझ रहे हैं? एन की वैल्यू 0 मतलब ये नहीं रहेगा, COH को डायरेक्ट कंबाइन करेंगे तो ऑक्सैलिक, CH2 आ गया तो मैलोनिक, सक्सिनिक। ये बेसिकली किसका सॉल्ट है? तो एन की वैल्यू 2 मतलब सक्सिनिक एसिड, ठीक है। CH2 COH सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट है तो इसको हम बोलेंगे सोडियम सक्सिनेट, सोडियम सक्सिनेट। यानी सोडियम सक्सिनेट की इलेक्ट्रोलिसिस से आपको इथिलीन मिलता है। कुछ इसमें ट्रिक बताते तो याद रहता, क्यों? ठीक है, वो सब काम नहीं करते हम। सोडियम सक्सिनेट से क्या बनेगा? इथिलीन बनेगा। अच्छा, फोर्थ इसमें एक और बात, डबल बॉन्ड CH। आजकल ट्रिक बताने का ट्रेंड है, डिफरेंट ट्रिक बताइए तो ट्रिक ही याद रहता है, बाकी कुछ उसमें याद नहीं रहता है। तो बिल्कुल इस यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस किया तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन। एसिटिलीन नाम अगेन हम कह रहे हैं याद रखिए, एसिटिलीन इथिलीन जहाँ याद आए उसका कॉमन नेम लिखा करिए।
क्योंकि ये भी कंफ्यूजन होने लगता है कि इथिलीन कौन है, एसिटिलीन कौन है। इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए, कहीं भी आपको C2H2 फॉर्मूला दिख जाए तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए एसिटिलीन है। C2H2 में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। हो गया। अच्छा, इसका भी नाम दिया जाता है, डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछा जाता, तो इसके लिए अगेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम बताएं आपको, यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ आपका COOH और यहाँ आपका H और H, और एक और कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रांस वाला। तो ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिनका H+ निकाल देंगे तो ऐसा सॉल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो कोई नाम बताएगा? मैलेइक एसिड और ये आपका फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलेइक एसिड, ये 2 बार बताए हैं। एक बार नॉमेनक्लेचर में बताया, एक बार GOC में बताया जब एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। तो मैलेइक एसिड आपका क्या है, सिस फॉर्म है, और फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? अच्छा, सिस ट्रांस से कोई लेना देना नहीं, प्रोडक्ट तो वही बनने जा रहा है। तो दिस इज सोडियम मैलेट या सोडियम फ्यूमरेट, सोडियम मैलेट या फ्यूमरेट कि इलेक्ट्रोलिसिस से एसिटिलीन मिलता है। क्वेश्चन यही पूछेगा, एसिटिलीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम फ्यूमरेट, सोडियम मैलेट, सोडियम सक्सिनेट। ठीक है, सब बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो आपको क्लियरली याद रहेगा, नहीं तो सोडियम सक्सिनेट में कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये सब स्ट्रक्चर्स ऐसे है ना, रटने वाले नहीं है, कोरिलेट करके याद रखा जाता है। जैसे एसिडिक एसिड के सॉल्ट को एसीटेट बोल रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग एसिड अगर आपको याद है तो सब जगह आप नाम लिख जाएंगे। ये नहीं कि याद करने लगे सोडियम सक्सिनेट एकदम 2-4 बार बोल लेंगे याद हो जाएगा, नहीं, आप इसको कोरिलेट हमेशा करेंगे तभी याद होगा। अच्छा, इस पे जरा देखें, इस पे और क्या सवाल GOC के किए थे जो आपको याद नहीं होंगे। मैलेइक एसिड और फ्यूमरिक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन है? किसी को याद है वो बताए, आप लोग में से किसी को याद है बताइए ऑनलाइन। मैलेइक और फ्यूमरिक एसिड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? अच्छा, ईमानदारी से बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ का वीडियो लेक्चर कितने लोग देखे हैं? पहले ही लेवल पे झूठ बोल रहे हैं भाई, नहीं देखे हैं। लास्ट के 4-5 लेक्चर नहीं देखे हैं, यही सब लोग कहते हैं। भाई लास्ट के लेक्चर इंपॉर्टेंट होते चले गए हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे लेक्चर्स में तो उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता चला गया है। ठीक है, और धीरे से बोल देते सर लास्ट के लेक्चर थोड़े से छूट गए। ठीक, हाँ बताइए, मैलेइक और फ्यूमरिक में ज़्यादा एसिडिक कौन है? चलिए, नहीं पता इसका मतलब। मैलेइक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्योंकि H+ निकलने के बाद इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जिसके कारण ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। और यहाँ H+ निकालेंगे तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। और वही दिक्कत सेकेंड डिसोसिएशन, देखिए इसमें Ka1 Ka2 कंपेयर किया था, Ka1 Ka2 लिखा था हमने बोर्ड पे। ठीक है, तो फर्स्ट डिसोसिएशन के आधार पे तो ये ज़्यादा एसिडिक होता है, लेकिन सेकंड डिसोसिएशन में जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है उसको निकालना होता है तो दिक्कत होने लगती है। तो इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ सेकंड की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर किया जाता है तो फर्स्ट डिसोसिएशन के आधार पर कंपेयर कर लेते हैं। सेकेंड डिसोसिएशन तो हमेशा ही फर्स्ट से क्या होता है, कम होता है। चलिए छोड़िए, उसको देख लीजिएगा, ये सब इतनी जल्दी नहीं बताया जा सकता, अनलेस कि आप उसको बढ़िया से देखें, तब तो रिवीजन मोड में पढ़ लेते हैं 1 सेकंड। ठीक है, नहीं तो फिर बताते रहिए, आपको हवा नहीं लग रहा कि क्या बोल रहे हैं सर। यहाँ देखिए, अच्छा इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्या सवाल पूछे जाएंगे। ITR सेक्शन में सवाल तो भरे हुए हैं, सिंपल चीज़ों को उठा के सवाल। जैसे इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला है C4H4O4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H4O4। अगर हम एक स्टेटमेंट दें, अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H4O4,
तो तुरंत दिमाग में यही दोनों स्ट्रक्चर आने चाहिए, क्योंकि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 2 COH तो निकाल दिया आपने, तो 2 COH आपने इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में से निकाल दिया, और एक्चुअल में इसका DB निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो DB 3 आएगा, और 2 COH आप निकाल दिए तो बचा कितना कार्बन, 2 कार्बन बचा आपके पास, और 2 कार्बन और 1 DB एडजस्ट करना है तो कैसे करेंगे, एक डबल बॉन्ड बनाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब आप डबल बॉन्ड बना लेंगे तब आपके पास ऑप्शन होगा या तो सिस फॉर्म या तो ट्रांसफॉर्म बनाना पड़ेगा, तभी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो सकती है, ठीक है। और आप शुरू से इसको पढ़ते आए हैं तो आप फेमिलियर भी रहेंगे कि हाँ यही दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड की ये बात कर रहा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दें कि अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस व्हेन रिएक्टेड विथ D2PT गिव्स अ मीजो कंपाउंड, D2PT के साथ रिएक्शन करने पे मीजो कौन देगा, मैलेइक एसिड देगा, समझ में आ रही बात, मैलेइक एसिड, या रेसमिक मिक्सचर देता है तो क्या होगा, फ्यूमेरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली यही लैंग्वेज मिलेगी आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो लेकिन दिक्कत क्या होगी, आप पहले ही लेवल पे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, कहेंगे कि ये क्या बोल दिया, ये ऐसा मॉलिक्यूलर फार्मूला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। सोडियम मैलेट या फ्यूमरेट इलेक्ट्रोलिसिस से एसिटिलीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। जहां जो नाम बता रहे हैं उनको सिंपली दिमाग में बैठाते चलिए। हाइड्रोकार्बन में ही IT सेक्शन में आपको ये सवाल मिलेगा जो हमने अभी आपको बोला। चलिए इसके अलावा भी अगर क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन और फॉस्टर का ही ले लेते हैं। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार से A + B + C ये आपका मेजर प्रोडक्ट है और ये आपका माइनर प्रोडक्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे समझने की कोशिश करिए, यही क्वेश्चन अगर हम ऐसे दें, ठीक है, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। और यहाँ आपका CO-Na+, इस सेम क्वेश्चन को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। आगे देखिए साइक्लाइजेशन का क्या है कि 2-3 क्वेश्चन वैसे कर लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाता है कि करना क्या है इसमें। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ डॉट आएगा, यहाँ डॉट आएगा, यहाँ डॉट आएगा। सबसे बढ़िया पॉसिबिलिटी क्या है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या बन गया, फाइनली स्ट्रक्चर बन गया ऐसा कुछ, यहाँ आपका डॉट रह जाएगा। जैसे यहाँ डॉट आया तो इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा, उससे बेटर क्या है साइक्लोपेंटेन बनाया जाए, बड़ी साइकिल बनाई जाए, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि भाई अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी कर सकते हैं, 2 ऐसे मॉलिक्यूल को जोड़ दिया तो मेजर प्रोडक्ट बन गया। मेजर प्रोडक्ट क्या बन गया, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल को जोड़ लिया जाए, अब आप अपने से बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। और माइनर प्रोडक्ट के लिए इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन करा देते हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। अब ये थोड़ा ऑप्शन भेज दें आप, माइनर प्रोडक्ट में ये भी सोच सकते थे कि सर ईस्टर भी हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, लेकिन ठीक है, जो ऑप्शन दिए रहते हैं वो इस प्रकार से दिए रहते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला आपको प्रोडक्ट दिया रहता है।
चलिए अभी 10-15 मिनट और बच गया इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, फिर उसके बाद एल्केन की बात किया जाएगा। तो लगभग सिलेबस बराबर हो गया हम लोग का मॉर्निंग इवनिंग। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, ये आपका बन गया। इसमें दो पॉसिबिलिटी, मेजर प्रोडक्ट के लिए कंबाइन किया, माइनर प्रोडक्ट के लिए डिस्प्रोपोर्शनेट। डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे किया है ये भी समझ लीजिए। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे किया, यहाँ डॉट बना है, यहाँ आपने हाइड्रोजन का क्या किया, होमोलिटिक क्लीवेज करा दिया, और ये एच डॉट जाके कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपका एल्कीन और साइक्लोपेंटेन आपको माइनर प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे। थोड़ा सा अलग से समय निकाल के जीओसी पे थोड़ा मेहनत करिए। चलिए जीओसी ठीक है अभी, लेकिन समय नहीं है आपके पास कि आप जीओसी पे मेहनत कर पाएँ, तो अभी जो चल रहा है उसी पे मेहनत करिए। अच्छा, जहाँ भी मान लीजिए कोरिलेशन है, फ्यूमरिक मैलिक एसिड बोला तो उसको जाके एक बार देख लीजिए कहाँ दिया हुआ है। इस तरह भी आप करेंगे तो आपका अप्रोच हो जाएगा। ये नहीं कि पूरा शुरू से नॉमेनक्लेचर से ही पढ़ने लगे और अभी का गायब करने लगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर की ऐसा बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, वो पढ़ा जरूर था, बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जगह जगह जो भी नाम आ रहे वो तो हम लोग डिस्कस करते ही चल रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।